Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System ECS. So today we will discuss about some new concepts of communication system, and because we are dealing in amplitude modulation nowadays, so in today's lecture we will continue our discussion about amplitude modulation, and in this particular lecture we will concentrate on the methods of amplitude modulation. Okay, so एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हम कर रहे थे किसी भी वेव का जो अनमॉड्यूलेटेड थी, तो एक जो प्रॉब्लम थी हमारी कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का या जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है, उसका जो बीच में डाई आउट होने वाली की जो प्रॉब्लम थी वो हमें अब फेस नहीं करनी थी। लेकिन एक जो एनर्जी कंसिडरेशन वाला फैक्टर था वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, और इस तरह का एक रिजल्ट हमने निकाला था कि जो पावर रिसाइड्स होती है या पावर जो कंसिडरेशन हमने कहा था, पावर कंसिडरेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हमने इस तरह का एक रिजल्ट यहाँ फाइंड आउट किया था कि जो पावर है साइड बैंड्स में वो केवल 1/3 है एवरेज पावर का, और जो बाकी 2/3 पावर है एवरेज पावर का, जो 2/3 पार्ट है एवरेज पावर का, वो इन साइड बैंड्स में नहीं है बल्कि करियर में है। और आपको ये भी पता है कि करियर वेव में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, करियर वेव में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो केवल साइड बैंड्स में है। तो इस वजह से जो पावर डिसिपेशन है वो बढ़ जाता है, इस प्रोसेस में पावर डिसिपेशन बढ़ जाता है। तो इस कारण अब इस प्रोसेस में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जिससे ये जो पावर का डिसिपेशन है जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बढ़ रहा है, एवरेज पावर का केवल 1/3 हिस्सा ही साइड बैंड्स में और इंफॉर्मेशन साइड बैंड, ये कुछ इस तरह की ही फिनोमिना मानिए जैसे हमारे पास पहले आप ये समझ सकते हैं कि एलईडी बल्ब से पहले जो हमारे पास बल्ब थे, उन बल्ब का में जो एनर्जी कंजप्शन था वो 100 वाट पे, वो हमें जो इलेक्ट्रिकल लाइट है उसे जो हमारे पास लाइट एनर्जी है ना, उसमें कन्वर्ट करके देते थे। और उस एनर्जी का उस पावर का जो 100 वाट हम कह रहे हैं, उस पावर का बहुत बड़ा हिस्सा उन बल्ब के द्वारा एनर्जी या हीट डेसिपेशन आप उसे कह सकते हैं, हीट के फॉर्म में मिसयूज होता था। तो कुछ कहानी वही है यहाँ भी कि अब एलईडी बल्ब हैं, तो एलईडी बल्ब में क्या हुआ, जो मिसयूज ऑफ पावर है हीट के फॉर्म में वो कम हुआ है, इसलिए 5 वाट, 8 वाट, 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट का बल्ब तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में हमें कन्वर्ट करके देता है। तो यही प्रॉब्लम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के साथ भी थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एनर्जी का, देखिए हमारा काम क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह, एक इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करना है, उस प्रोसेस को, उस मेथड को मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। अब मॉड्यूलेशन का जो पहले वाला तरीका है हमने कहा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो पावर कंसिडरेशन, पावर का फैक्टर चेक किया, तो पावर के फैक्टर में हमें ये पता लगा कि बहुत ज्यादा large part of energy or power is misused or dissipated in this process of amplitude modulation। तो अब उस एनर्जी डिसिपेशन या फिर उस पावर डिसिपेशन को हमें कैसे कम करना है,
उसके ऊपर हम वर्क करते हैं और वहीं से टॉपिक हमारे पास आता है मेथड्स और टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेशन करने के कितने तरीके हैं? तो देयर आर बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, पर जो हमारे सिलेबस में है देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ amplitude modulation. The first one is double sideband suppressed carrier and known as DSBSC, and single sideband suppressed carrier. This is known as SSBSC. Okay, so in today's lecture our concentration is about double sideband suppressed carrier, that is DSBSC. तो हुआ क्या कि DSBSC अगर आपको यूज करना है, ये DSBSC को आप इस मेथड को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इस मेथड को आप यूज करना चाहते हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि जो हमारे पास दो साइड बैंड के अलावा ये जो हमारे पास करियर वोल्टेज भी यहाँ इन साइड बैंड से, ये हमारे पास दो साइड बैंड्स थे, इसके अलावा जो करियर वाला बैंड था इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी और एनर्जी सबसे ज्यादा ये कंजप्ट कर रहा था। तो अब इसको यहाँ से हमें सप्रेस्ड करना है, यहाँ से हटाना है अभी से, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ है इंफॉर्मेशन, यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हो सकती है। तो अब क्या करना है, जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, उसमें उस मेथड से जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो उसमें केवल हमारे पास ये दोनों साइड बैंड्स बचेंगे। ये जो बीच वाला करियर वाला पार्ट है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, ये यहाँ से सप्रेस्ड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो केवल डबल साइड बैंड बचेंगे हमारे पास, 1 और 2, करियर यहां से वास्ट आउट हो जाएगा। तो इसी मेथड को इसी वजह से डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कहा गया है। केवल डबल साइड बैंड एग्जिस्ट करेंगे, करियर यहां से वास्ट आउट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले और इस मेथड को हम स्टडी करते हैं, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ओके, so let us start about double sideband suppressed carrier. Okay, DSBSC कैसे होता है? We know that if modulation is 100%, अगर modulation 100% है, okay, only 1/3 of the total power of modulated wave is contained in two sidebands. केवल 1/3 पावर ही टू साइडबैंड में कंटेंट होती है। The rest power resides in the carrier component. Okay. But information is contained in sidebands. Both sidebands have identical information. अलग अलग नहीं होती, दोनों में एक जैसी होती है। और यही लाइन हमें मदद करेगी SSBSC तक पहुंचने के लिए, यही लाइन मदद करेगी। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बट इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन साइडबैंड्स, तो इंफॉर्मेशन केवल साइडबैंड्स में, both sidebands have identical information and therefore removal of the carrier from the transmitted power will save the dissipation of power. अगर हम करियर को अलग कर दें और केवल साइड बैंड्स को वहां रखें तो उससे जो पावर का डिसिपेशन है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा पावर का हमारा सेव हो जाएगा। सो ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज देन मैसेज पावर। तो जो भी ट्रांसमिट होगी उसके बाद पावर वो क्या होगी, वो एक मैसेज पावर होगी जिसमें केवल इंफॉर्मेशन होगी, उसमें विदाउट इंफॉर्मेशन वाला कोई भी पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। दिस ट्रांसमिशन मेथड इज कॉल्ड DSBSC, दैट इज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो करियर वाला पार्ट है वो यहाँ से वास्ट आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा केवल इंफॉर्मेशन वाला हिस्सा बचेगा। ओके, there are two main methods to achieve this type of modulation. हमारे पास दो मेथड हैं इसके लिए। there are two main methods to achieve such a modulation. The first one is the balanced modulator and another is ring modulator. ring modulator हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर है, तो केवल हम बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तरीके हैं DSBSC को अचीव करने के। पहला, आप बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के हेल्प से भी अचीव कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज द रिंग मॉड्यूलेटर के हेल्प से भी आप इस तरह का जो अचीवमेंट है, यानी जो करियर को वास्ट आउट करने का तरीका है, वो आप या तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के हेल्प से कर सकते हैं या तो फिर आप
रिंग मॉड्यूलेटर के हेल्प से कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, ठीक है। द ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट ऑफ द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इज शोन इन द फिगर। इस तरह का ये ब्लॉक डायग्राम है, इसी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ओके। अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में जाता है, यानी एक ये सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में जाता है। ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है जो इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा। यानी यहाँ से कहीं से हमें पास करियर आएगा और करियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे और ये उनको कर देगा, उसके करियर के एम्पलीट्यूड को कर देगा मॉड्यूलेट। दैट्स व्हाई इट इज नेम एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। फिर यहाँ से जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गया इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में और करियर हमने यहां से दिया इसे, इस ये जो सेम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट के साथ इस मॉड्यूलेटर 2 तक पहुंचता है। आई रिपीट, एक ये ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, ये सीधा चला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 1 में और यहां से आता है मेरे पास करियर ऑक्सीलेटर से ये करियर वेव। अब यहां से करियर वेव पहुंची, यहां से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पहुंचा और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में ये दोनों क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए और यहां से मुझे आउटपुट प्राप्त हुई y1t, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेता है और 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ मॉड्यूलेटर 2 में एंटर करता है और यहां से एंटर करता है मेरे पास करियर सिग्नल और फिर ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो ओरिजिनल इस फॉर्म में था लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यहां पहुंचा है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में पहुंचता है और यहां से पहुंचता है करियर ऑक्सीलेटर से मेरे पास करियर वेव और फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होते हैं और सुपर इम्पोजिशन के बाद जो मुझे आउटपुट मिलती है वो मिलती है y2t, ओके। अब ये पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 1 की आउटपुट और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 की आउटपुट, इस आउटपुट को मैंने नाम दिया है y1t और इस आउटपुट को मैंने नाम दिया है y22। ये एक टैंक सर्किट में इकट्ठी होती है और यहां से मुझे फाइनल आउटपुट या बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की आउटपुट यहां से मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू y1t minus y2t because of this negative sign, this power, this output is negative. The final output is in this form, yt is equals to y1t minus y2t. इस ब्लॉक डायग्राम का ही सर्किट डायग्राम ये, इस ब्लॉक डायग्राम का ही सर्किट डायग्राम ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके। सो लेट्स सी दिस, ओके। सो ट्रांजिस्टर बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर हमने, ये जरूरी नहीं है कि ट्रांजिस्टर को यूज आप डायोड या फेट को यूज करते हुए भी ऐसा कर सकते हैं। इट यूटिलाइजेज नॉन लीनियर प्रिंसिपल। नॉन लीनियर प्रिंसिपल क्या है अभी आपको पता लगेगा आगे। द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज बी फेड इन पुश पुल एंड करियर वोल्टेज इज पैरेलल टू ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। दीज आर टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। At the base of two transistor, modulating voltage appears 180 degree out of phase, जो मैंने यहाँ आपको बताया, whereas the carrier voltage appears in phase। जो carrier voltage है दोनों को एक ही फेज में मिलती है, यहाँ देख सकते हैं आप, carrier voltage दोनों को एक ही फेज में मिलती है। यहाँ देखिए इसे भी carrier voltage उसी फेज में मिली है, इसे भी carrier voltage उसी फेज में मिली है, लेकिन जो modulating सिग्नल है वो मॉड्यूलेटर 1 को मिलता है एक फेज में और मॉड्यूलेटर 2 को मिलता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इन मॉड्यूलेटर 1 एंड इन मॉड्यूलेटर 2 और करियर वोल्टेज दोनों को एक ही फेज में मिलता है, वही बात यहाँ है। एट द बेस ऑफ द टू ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज appears 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, whereas the carrier voltage appears in phase if the two transistors are perfectly identical। अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर परफेक्टली आइडेंटिकल है एंड सिस्टम इज दस कंप्लीटली सिमेट्रिकल, द करियर फ्रीक्वेंसी इज कंप्लीटली कैंसिल्ड इन मॉड्यूलेटेड आउटपुट। यही तो हम चाहते हैं कि जो करियर फ्रीक्वेंसी है, ईसी वाला जो हिस्सा है, ईसी
cos ओमेगा सी वाला हिस्सा जो है वो वहां से वॉश्ड आउट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये EC, ये EC cos ओमेगा CT, ये वाला हिस्सा यहाँ से वॉश्ड आउट हो जाए। और वही वो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये जो वाला हिस्सा है कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला, और तो ये पूरी तरह से यहाँ से कैंसिल्ड हो जाएगा। सो इन दिस सर्किट वी हैव VB1 इज इक्वल टू VM1 प्लस VC, एंड VM1 की वैल्यू आपको पता है, ये वो वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो ओरिजिनली पहुंचा है कहाँ, मॉड्यूलेटर 1 में, दैट इज EM cos ओमेगा MT, इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। और VC का जो सिग्नल है वो है EC cos ओमेगा CT। VB2 क्या होगा, जो वोल्टेज है वो होगा VM2 प्लस VC, लेकिन ये जो दूसरे वाला वोल्टेज है, ये जो दूसरे वाला मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज के साथ पहुंचा है, इसलिए माइनस साइन आया है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, EM cos ओमेगा MT प्लस 180 डिग्री, या पाई प्लस दिस एंगल ओमेगा MT, तो दैट्स वाई दिस माइनस साइन ड्यू टू 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये लिखा भी है। नेगेटिव साइन क्यों आया है यहाँ, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज के कारण, प्लस EC cos ओमेगा CT। ओके, ये पहले वाली वोल्टेज और ये दूसरे वाली वोल्टेज। देन IC1 इज इक्वल टू A1B1 A1 VB1 प्लस A2 VB1 स्क्वायर, द टेलर सीरीज एक्सपांशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर करंट। किसी भी, ये जो हमने यहाँ ये जो लाइन कही थी, इट यूटिलाइजेज नॉन लीनियर प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो करंट है वो लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होती तो सीधे हमारे पास आता क्या, V इक्वल्स टू IR वाला जो प्रिंसिपल है, ओम्स लॉ को ये फॉलो करती। लेकिन ये करंट जो है ये एक नॉन लीनियर करंट है, तो ये टेलर सीरीज के एक्सपांशन को फॉलो करते हैं, और ये एक्सपांशन आगे भी हो सकता है, लेकिन हमने केवल दो ही टर्म तक इसको सीमित रखा है। जरूरी नहीं कि जो आगे आप इसे लिख सकते हैं A3 VB1 क्यूब। ये टेलर सीरीज एक्सपांशन है करंट का, और ये करंट कैसी करंट है, नॉन लीनियर करंट है। नॉन लीनियर करंट को एक्सपेंड करने का ये तरीका है। अगर ये लीनियर करंट होती तो ओम्स लॉ यहाँ आराम से लग जाता। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन है, रिप्रेजेंटेशन किसका है, नॉन लीनियर करंट का। इसी तरह IC2 होगी A1 VB2 प्लस A2 VB2 होल स्क्वायर प्लस A3 VB3 होल क्यूब प्लस अप टू आगे भी हो सकता है, लेकिन केवल हमने दो ही टर्म तक इसको सीमित रखा है। आगे भी हो सकता है। टेलर सीरीज एक्सपांशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन लीनियर करंट। नॉन लीनियर करंट को रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो ये वो तरीका है। ओके, सो दैट IC1 कितना हो जाएगा, A1 is a constant where A1 A2 are constant, and here is also A1 and A2 are constant. VB1 and VB1 are voltage as getted from here, and VB2 is the voltage as getted from here. So IC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन से, A1 the value of VB1 is EM cos omega MT plus EC cos omega CT plus A2 VB1 whole square, the whole square of this term. So EM cos omega MT plus EC cos omega CT, and IC2 क्या हो जाएगा, A1 the same factor, and VB2 is minus EM cos omega MT plus EC cos omega CT, this plus A2 and VB2 whole square, that whole square of this term minus EM cos omega MT plus EC cos omega CT whole square, this whole square. Okay, so that the output voltage, अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, V0 इक्वल्स टू K IC1 माइनस IC2 अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज दैट इज आउटपुट ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूलेटर माइनस आउटपुट ऑफ द सेकेंड मॉड्यूलेटर। सो हियर is the output voltage is V0 equals to K is a constant, IC1 minus IC2, and IC1 is given by this equation and IC2 is given by this equation. So put the value of IC1 and IC2 here. So A1
Em cos omega t when you multiplied the A1 into this bracket. So the first term is A1 Em cos omega mt, A1 Em cos omega mt, and when A1 is multiplied by this term, then A1 Ec cos omega ct, this term, and plus A2 when you whole square this. So whole square of this, and plus 2, a double of the multiplication of these two terms. That is A2 Em square cos square omega mt, A2 Em square cos square omega mt, and A2 is multiplied with the square of this term. So A2 Ec square cos square omega ct, and plus double of the multiplication of this term. So 2 Em Ec cos omega mt cos omega ct and multiplied by A2, which is out of the bracket, and this is the minus sign because of this sign, and minus IC2, and the value of IC2 is this. So A1 is multiplied by with the first term. This term gives you minus A1 Em cos omega mt, A1 Em cos omega mt, and A1 is when multiplied by Ec cos omega ct gives you A1 Ec cos omega ct plus the whole square of this term. So whole square of this term plus whole square of this term, square of this term plus square of this term, and plus double of the multiplication of these two terms. So A1 A2 Em square cos square omega mt, A2 Em square cos square omega mt, square of this term. Then A2 is multiplied with the square of this term. So A2 Ec square cos square omega ct, and negative of the double of the multiplication of these two terms. So 2 Em Ec A2 cos omega mt cos omega ct, and when you multiply this negative sign into this bracket, we have left with this type of expression, that is the output voltage is equals to K A1 Em cos omega mt, this is the first term, A1 Ec cos omega ct, A1 Ec cos omega ct second term, plus A2 Em square cos square omega mt third term, A2 Ec square cos square omega ct fourth term, 2 A2 Em Ec, 2 A2 Em Ec cos omega mt cos omega ct cos omega mt cos omega ct, plus because of minus is multiplied this minus, so this term will be plus. So A1 Em cos omega mt, A1 Em cos omega mt, and because of this minus, this term will be negative. So A1 Ec cos omega ct, A1 Ec cos omega ct, and because of this minus, this term will again be minus. So A2 Em square cos square omega mt, A2 Em square cos square omega mt, and because of this minus, this term again will be minus. So A2 Ec square cos square omega ct, A2 Ec square cos omega square ct, and because of this minus, this term will be plus 2 Em Ec A2 cos omega mt cos omega ct, 2 Em Ec A2 cos omega mt cos omega ct. Okay, so now the equal and opposite terms are cancelled with each other. So look at here, A1 Ec cos omega ct with plus sign, A1 Ec cos omega ct with negative sign. So this term is cancelled with this term. Okay, now look at this term, A2 Em square cos square omega t with plus sign, and look at here, A2 Em square cos square omega t with negative sign. So this term is cancelled with this term. Now the third term, A2 Ec square cos square omega ct. So look at here, A2 Ec square cos square omega ct, and this term is plus, this is negative, so this term is cancelled with this. Okay, so now we are left with V naught, that is the output voltage, is equals to K, which is the constant factor or
proportionality factor k is 2a1 em cos omega mt. Why? Because this term and this term is same. a1 em cos omega mt, a1 em cos omega mt. So this term and this term will be added and gives you 2a1 em cos omega mt. And this term 2a2 em ec cos omega mt cos omega ct, 2 em ec a2 cos omega mt cos omega ct. So 2 plus 2 is 4. 4a2 em ec cos omega mt cos omega ct. So the output transform is tuned to the carrier frequency so that it will eliminate omega m. Then V naught is equals to k into 4a2 em ec cos omega mt cos omega ct. ऐसा क्यों हो? ये वाली टर्म कहाँ गई? ये वाली टर्म कहाँ गई? क्योंकि जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है, ये वाला ट्रांसफॉर्मर, ये वाला ट्रांसफॉर्मर, ये ट्यून्ड है करियर फ्रीक्वेंसी के साथ, ये ट्यून्ड है करियर फ्रीक्वेंसी के साथ। और जब ये करियर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून्ड है तो ये केवल करियर फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देगा, ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा। तो ये टर्म हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। तो हमारे पास बचेगा केवल क्या? 4 ये k 4a2 em ec cos omega mt cos omega ct, because the output transformer, this transformer is tuned to the carrier frequency so that it will eliminate omega m. ओमेगा m को ये एलिमिनेट कर देगा, और ओमेगा m को अगर ये एलिमिनेट करता है, then the final expression of the output voltage will be V naught equals to k for a2 em ec cos omega mt cos omega ct, or we rearrange these terms as 2 k a2 em ec, and 2 is multiplied with the product of these cosine terms cos omega mt and cos omega ct. So this will become 2 cos omega mt cos omega ct. 2 is multiplied by 2 gets you 4, and this term is now 2 cos a cos b, and the result is cos a plus b plus cos a minus b. So 2 k a2 em ec is same, and here 2 cos a cos b results you cos omega c plus omega m into t plus cos omega c minus omega m into t. This. So this is cos, actually 2 cos a cos b. In place of a, here is omega mt, and in place of b, here is omega ct. So actually the final expression is cos a plus b omega c plus omega m into plus cos a minus b omega c minus omega m into t. This. Output circuit will accept the sideband frequency omega c plus omega m and omega c minus omega. अब इस आउटपुट को आप ध्यान से देखिए, इस आउटपुट को आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें कहीं भी ओमेगा सी वाला फैक्टर है? इसी ओमेगा सी वाला फैक्टर है? नहीं है, केवल इसमें साइड बैंड से एक अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एक साइड बैंड है अपर साइड बैंड वाली फ्रीक्वेंसी वाला, और एक दूसरा साइड बैंड है लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी वाला। ये एक साइड बैंड है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी वाला, दूसरा साइड बैंड है ओमेगा सी माइनस, क्या कोई तीसरा टर्म है? नहीं। अब देखिए जरा, ये देखिए, ये लोअर साइड बैंड है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी वाला, और एक अपर साइड बैंड है ओमेगा सी प्लस ओमेगा। क्या ओमेगा सी वाला कोई टर्म है वहां? तो नहीं। तो ये टर्म वहां से क्या हो गया? वास्ट आउट हो गया। और यही तो हम चाहते थे, यही तो हमारा टारगेट था कि हम इस टर्म को वास्ट आउट कर सके, यहां से इसको अलग कर सकें। इसी मेथड को हम अब जब ये नहीं रहा, ये पेन यहाँ से ये गायब हो गया, अब मेरे पास केवल दो साइड बैंड है, एक की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एंड दैट मेथड एंड व्हाई दिस मेथड इज नोन एज डबल साइड बैंड suppressed carrier. Okay, so this
will be equals to this. So output circuit will accept the sideband frequencies omega c plus omega m and omega c minus omega m. Thus it is clear from the above analysis that carrier will be cancelled. carrier cancel हो गया क्योंकि ओमेगा सी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास. While the sidebands appears in the output. This suppression of the carrier results in the economy of power. इकोनॉमी ऑफ पावर, यही तो हम चाह रहे थे, जो कि जो 2/3 पार्ट था पावर का वो वेस्ट हो रहा था करियर को ले जाने के लिए, और करियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंफॉर्मेशन इन साइड बैंड्स में थी. तो अब द सप्रेशन ऑफ द करियर रिजल्ट्स इन द इकोनॉमी ऑफ द पावर. वेव फॉर्म ऑफ सप्रेस्ड कैरियर इज शोन बिलो. इस तरह की वेव फॉर्म हमें मिलती है. सप्रेस्ड कैरियर की वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरह की मिलती है, कुछ इस तरह की मिलती है. ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव विद करियर सप्रेस्ड. जब करियर को हमने सप्रेस्ड यहां से कर दिया तो इस तरह की हमें वेव फॉर्म मिलती है. तो इस अब हमारे पास केवल डबल साइड बैंड बचे हैं और उन्हीं को हमें कन्वे करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं में इंक्लूड है. और बाकी जो हमारे पास करियर वाला पार्ट था, जो पावर का कंजप्शन भी ज्यादा कर रहा था, जो पावर का कंजप्शन भी ज्यादा कर रहा था, उसे हमने वास्ट आउट कर दिया, वहां से हटा दिया. और अब ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का जो मेथड है वो हमें एक फाइनल डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSBSC का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा पावर इकोनॉमिकल हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ. इन टुडेज लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स और मेथड्स ऑफ amplitude modulation, and this is the first method, DSBSC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. करियर को यहाँ से सप्रेस्ड आपने कर दिया और केवल आप बच गए हैं डबल साइड बैंड का. और इफेक्ट ये आया है इस प्रोसेस से कि हमारा जो पावर का इकोनॉमी है वो बहुत कम पावर इकोनॉमिकल हो गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर का कंजप्शन करियर में हो गया, वही सप्रेस्ड हो गया है. अब हम आराम से इन सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर सकते हैं विच much more less power consumption. So thank you for now. Meet you in the next one. Till then, thank you.